गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग बच्चों। क्या हाल चाल, पढ़ाई कैसी चल रही है सबकी? अच्छी चल रही है? कोई डाउट तो नहीं आ रहे बच्चों? डाउट आए तो पता है ना क्या करना है सबको? पता है ना? कमेंट बॉक्स में डालना है, ठीक है? या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है बच्चों? डिस्क्रिप्शन में सबकी लिंक दी गई है, ठीक है? तो रात के 9 बज चुके हैं और आज हम लाए हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड कंडक्टर का लेक्चर नंबर 5। क्लियर? तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द कंडक्टर। लास्ट 4 लेक्चर मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड बनाए, ठीक है? उसमें मैंने सारे एडवांस लेवल तक के न्यूमेरिकल कराए, सारे डेरिवेशंस कराए, पोटेंशियल एनर्जी, टॉर्क, फोर्स, सबके कंसेप्ट बताए, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, सबके कंसेप्ट बताए, ठीक है? तो जिन्होंने लास्ट लेक्चर नहीं देखे अभी तक वो लास्ट लेक्चर जरूर देखें, ठीक है ना? तो आज के लेक्चर में हम केवल प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? आज हमारे यहाँ बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, बहुत अच्छा, ठीक है? और उमस भी बहुत हो रही है। तो चलो फिर आज चालू करें आज का लेक्चर। तो बच्चों, माय नेम इज अक्षय, ये है आपका खूबसूरत सा प्यारा सा चैनल फिजिक्स का कीड़ा। जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आपके पास, ठीक है बच्चों? तो ये हुआ चैनल का प्रमोशन। तो लेक्चर देखिए आज का, ठीक है? तो बच्चों, अपने नोट्स खुद बनाएं, ठीक है? मैं आपको बार बार बोलता हूँ ये चीज़, नोट्स अपने खुद बनाएं, क्योंकि खुद के नोट्स से पढ़ना बहुत आसान होता है दूसरे के नोट्स से पढ़ने के बजाय, ठीक है? तो अपनी कॉपी में सबसे पहले हेडिंग डालें, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। बच्चों एक चीज़ समझना, मैं आज काफ़ी सारी प्रॉपर्टी डिस्कस करूंगा कंडक्टर की, ठीक है ना? तो कंडक्टर की जितनी प्रॉपर्टी डिस्कस करूंगा ये सारी जब फॉलो होंगी जब कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में है ना। तो ये चीज़ ज़रूर याद रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर, ठीक है ना? ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी तब हो रही है जब कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक की कंडीशन में। व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन? इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन का मतलब ये है कि चार्ज का फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है ना? कहने का मतलब कंडक्टर कोई बैटरी से कनेक्ट नहीं है, विदाउट बैटरी है, ध्यान रखना। ये कंडीशन तभी फॉलो होगी, ठीक है? मैं नोट करने के लिए आज टाइम दूंगा क्योंकि थ्योरेटिकल टॉपिक है पूरा, ठीक है? तो बीच बीच में मैं आपको बोलूंगा तो आप पॉज करके इसको नोट करना, ठीक है? तो विदाउट बैटरी पूरी कहानी समझेंगे हम, ठीक है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर। तो बच्चों फर्स्ट प्रॉपर्टी पे चलता हूं मैं इसकी। तो ये अपने पास एक कंडक्टर है, ठीक है? अंदर मटेरियल भरा हुआ है इसके अंदर, कंडक्टिंग मटेरियल, ओके? तो ये प्रॉपर्टी जो मैं फर्स्ट बताने जा रहा हूँ ये काफ़ी बार मैं डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन आज विद रीजन में बताऊंगा कि ऐसा होता क्यों है, ठीक है? तो ये चीज़ ध्यान रखना, नोट कर लेना इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। और फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो, ठीक है? जो ई नेट होगा ना बच्चों वो हमेशा और हमेशा जीरो होगा। कोई भी पॉइंट ले लो, यहाँ 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 यहाँ, कहीं भी बात कर लो, कंडक्टर के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा जीरो होता है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, लैंग्वेज समझना, क्योंकि लैंग्वेज का ही खेल है पूरा इस कंडक्टर की प्रॉपर्टीज में। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा हूँ। यदि आपसे बोले कि ए पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, देन वी कैन से दिस इज जीरो। बी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, देन वी कैन से दिस इज जीरो, ठीक है? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है? जीरो होता है, ठीक है? शर्त क्या है कि कंडक्टिंग मटेरियल भरा होना चाहिए अंदर, कहीं ऐसा मत कर देना अंदर एयर हो। कंडक्टिंग मटेरियल भरा होना चाहिए, तभी क्या होगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। आ रही है बात समझ में? अंदर कंडक्टिंग मटेरियल क्या होना चाहिए? भरा होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि इस तरह से मान लो कोई कंडक्टर दे दिया, अंदर से होलो हो, होलो का मतलब समझते हो ना, एक बहुत बड़ी केविटी हो कहीं, तो ठीक है ना? केविटी का डिस्कस अपन बाद में करेंगे, ठीक है? एयर हो अंदर की तरफ, तो यहाँ तुम कह नहीं सकते कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो होगा। लेकिन इस कंडीशन में आप हमेशा कह सकते हो कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? जीरो होगा। आ रही है बात समझ में? क्लियर है? तो जीरो का फील भी दिलाता हूं मैं, जीरो होगा कैसे, ठीक है? ये समझना। लेकिन जीरो का रीजन समझो पहले, तो उसके बाद फील दिलाऊंगा। इसका रीजन समझो
कि बच्चों देखो यदि आप इसका वाइस वर्सा सोचो, इसका अपोजिट सोच के देखो, ठीक है। अपोजिट कैसे सोचोगे कि मान लो इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया कुछ भी E1 E2 E3 कोई भी मैग्नीट्यूड का हो। पहली बात मैंने क्या बोला कि ई नेट क्या होता है, 0 होता है। लेकिन मान लो बाई चांस कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसका वाइस वर्सा सोच के देखते हैं कि इस डायरेक्शन में क्या हो गया, ये हो गया। अब ये कंडक्टर है तो कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, ये तो सारे जानते होंगे कि कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। तो जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन हैं उन पर फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा इस डायरेक्शन में। कितना फोर्स लगेगा, क्यू ही लगेगा, क्योंकि किसी दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई क्यू चार्ज रखा हुआ है, उस पर कितना फोर्स लगता है, क्यू ही लगता है। यदि क्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज है, देन वी कैन से कि जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी। यदि क्यू नेगेटिव चार्ज है, देन वी कैन से कि जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। क्लियर? तो इस पर कितना फोर्स लगने लग जाएगा बच्चों, हर इलेक्ट्रॉन्स पे, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन मिलते हैं उन पे क्यू ई फोर्स लगने लग जाएगा, ठीक है। अब जैसे हर इलेक्ट्रॉन पे क्यू ई फोर्स इस डायरेक्शन में लगने लग जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करने लग जाएंगे, ड्रिफ्ट करने लग जाएंगे, उनके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी। अब व्हाट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अब यही समझ में नहीं आएगा बहुतों के। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब उनके पास, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब वो आगे मूव करने लग जाएंगे, उनके पास एक वेलोसिटी आ जाएगी, एक फाइनल डायरेक्शन में, एक कोई फिक्स डायरेक्शन में वो क्या करने लग जाएंगे, मूव करने लग जाएंगे, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, कोई फिक्स डायरेक्शन में क्या करने लग जाएंगे, मूव करने लग जाएंगे। आ रही है बात समझ? तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मूव करने लग जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन मूव करने लग गए तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन मूव करने को ही तो अपन क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो देखो इस कंडक्टर को कोई आपने बैटरी से कनेक्ट नहीं किया, फिर भी इसके अंदर क्या मिल जाएगी आपको, करंट मिल जाएगी। आ रही बात समझ में? विदाउट बैटरी कहानी समझ रहे हैं अभी तो, ठीक है। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट बैटरी अंदर मिल गया आपको तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, मूव करने लग जाएंगे, और फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करने लग गए तो करंट बन जाएगा, ठीक है। तो देखो विदाउट बैटरी इस कंडक्टर के अंदर करंट बन जाएगा, और ये पॉसिबल है क्या, नहीं है ना पॉसिबल। इसलिए इलेक्ट्रिक कंडक्टर के हर पॉइंट पर कितना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, 0 होता है। आ रही बात समझ में? तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हमेशा याद रखना। एयर का केस मैंने बता ही दिया आपको, क्लियर है। अब इसी के अंदर फर्स्ट प्रॉपर्टी पे थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं बच्चों। ऐसी वर्मा में 2-3 क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है ना, मैंने डिस्कस भी कराए वो। मान लो इस तरह से कोई एक कंडक्टर है, ठीक है, अंदर कंडक्टिंग मटेरियल भरा हुआ पूरा, क्लियर। यहाँ पर कोई Q1 चार्ज रखा हुआ है, और बच्चों यहाँ से डिस्टेंस है इसकी मान लो R, इस Q1 चार्ज, ये कोई पॉइंट है A, समझना मेरी बात। तो आपसे बोले कि इस Q1 के कारण इस A पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो कितना होगा बच्चों, कितना होना चाहिए वैसे, Q मान लो इसको, तो KQ/R² होना चाहिए, और किस डायरेक्शन में होना चाहिए, इस डायरेक्शन में। लेकिन आप ये बोलोगे सर अभी तो आपने बताया कि कंडक्टर के अंदर कोई भी पॉइंट हो और कंडक्टिंग मटेरियल भी भरा हुआ है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इस Q के कारण भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, ये भी तो पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो बच्चों ध्यान रखना, Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। मैंने बोला था ना, लैंग्वेज का ध्यान रखना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। वो होगा कैसे, इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 होगा ही होगा, इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 होगा ही होगा। अब इस Q के कारण इधर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो कुछ चार्ज इस तरह से जनरेट होंगे, इस तरह से इंड्यूस्ड होंगे कि उनका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में मिलेगा, और कितना मिलेगा, KQ/R² मिलेगा। तभी तो हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, तभी तो आप कह पाओगे, क्योंकि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर उतना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, देन वी कैन से कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। आ रही बात समझ में? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन जनरेट करेगा, तो बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा जो एक आपका कंडक्टर है, इसके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस तरह से एडजस्ट हो जाएंगे, अपने आप ही इस तरह से एडजस्ट हो जाएंगे कि उनका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, उनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट का मतलब उनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में बन जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो इधर इधर माइनस 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 हो गए,
इधर मान लो प्लस 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 एक संग कलेक्ट हो गए, ठीक है ना। अब इस प्लस के कारण इस पॉइंट पे देखोगे तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इस नेगेटिव के कारण भी इधर ही आएगा, ठीक है। लेकिन मैग्नीट्यूड ज़्यादा नहीं करेंगे, जितना मैग्नीट्यूड इस डायरेक्शन में इसका है उतना ही मैग्नीट्यूड करेंगे, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि देखो इस पॉइंट पर ई नेट 0 होना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। ई नेट 0 होना पड़ेगा, होगा वो ई नेट 0, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने की पॉसिबिलिटी केवल एक ही बनती है, यदि इस क्यू के कारण मान लो इधर के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो इसके कारण इधर आना चाहिए। और देखो इस पॉइंट पर किस किस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा समझना। एक तो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज, ठीक है ना। इन दो के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। और ये किसके बराबर होना चाहिए, 0। ये वेक्टर फॉर्म में यदि आप लिखते हो तो ये किसके बराबर होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ई नेट कितना है, 0 है, ठीक है। तो ये चीज़ तो आपको समझ में आई होगी कि ये और इस किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। देन वी कैन से ई ड्यू टू क्यू इक्वल टू माइनस के वेक्टर ई ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज। तो आपको ये चीज़ यहाँ फॉर्मूले से भी आप देख सकते हो बच्चों, कैसे कि माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब ये वेक्टर फॉर्म क्या है, माइनस लग रहा है, उसका मतलब ये है कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू जनरेट कर रहा है, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू जनरेट कर रहा है जिस डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में इन इंड्यूस्ड चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करना पड़ेगा। देन वी कैन से कि जो उस पॉइंट पर ई नेट होगा 0 होगा। देन वी कैन से कि उस पॉइंट पर जो ई नेट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। आ रही बात समझ में? तो बच्चों ये थी अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी। ऐसी बार में क्वेश्चन है 3rd एंड 4th नंबर का, कुछ ऐसा आया, 4th या 5th है, तो उसमें पूछा भी गया कि इंड्यूस चार्ज के कारण किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इसके कारण जो होगा ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड। आ रही बात समझ में? यदि आपसे क्वेश्चन बोले कि इस क्यू के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है ए पॉइंट पर, तो जितना होता है उतना होगा। आपसे बोले कि इंड्यूस्ड चार्ज के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है ए पॉइंट पर, तो जितना होता है उतना होगा। कहने का मतलब ये डायरेक्शन में जो ये लगा रहा है इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। यदि आपसे बोले कि इस ए पॉइंट पर कितना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, तब आपको 0 बोलना है। आ रही बात समझ में? क्लियर है? चलो यहां से आप एक चीज और देख सकते हो कि यदि आपसे बोले कि मान लो यहां पर एक Q1 चार्ज रख दिया, यदि आपसे बोले कि यहां पर Q1 चार्ज रखा, ये बोले कि नेट फोर्स कितना है इस Q1 पे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, यहाँ पे 0 है, तो इस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो नेट फोर्स कितना होगा, 0 होगा। अब वो नेट फोर्स 0 कैसे होगा, वो डिपेंड करता है Q जितना फोर्स इस पे लगाएगा, Q जितना फोर्स इस डायरेक्शन में इस पे लगाएगा, उतने इंड्यूस्ड चार्ज जो जनरेट हुए वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा देंगे, तब जाके इस Q1 पे नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? चलो तो बच्चों यहाँ से सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं, और वीडियो को पॉज करके आप नोट करते रहना, ठीक है। मैं बीच बीच में टाइम भी दूंगा, नोट कर लेना इसको, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी देखो, तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, ठीक है ना। चार्ज का कैसे कि कोई आपके पास इस तरह से मान लो कंडक्टर है, ठीक है ना, इस तरह से कोई क्या है, कंडक्टर है। कंडक्टर को आप चार्ज देते हो मान लो Q, तो आपने ये हमेशा देखा होगा कि चार्ज जैसे ही Q दोगे तो वो कंडक्टर है यदि, ठीक है ना, ध्यान रखना, यदि कंडक्टर है तो चार्ज पूरा का पूरा सरफेस पर मिलता है, पूरा का पूरा सरफेस पर मिलता है, अंदर नहीं जाता कोई भी चार्ज, अंदर कोई भी चार्ज नहीं जाएगा, कंडक्टिंग मटेरियल भरा हुआ है चाहे फिर भी, ठीक है ना, अंदर कोई भी चार्ज नहीं जाएगा, ठीक है। केवल कहाँ मिलेगा आपको, सरफेस पर। अब सरफेस पर मिलने का मतलब क्या है ये भी समझ लो, जैसे मान लो ये कोई सरफेस है इस तरह से, ठीक है ना, तो चार्ज बच्चों ऐसा नहीं कि हवा में उड़ता रहता है, सरफेस के ऊपर हवा में रहता है, चार्ज हवा में तो नहीं मिलेगा, एयर में मिल सकता है क्या, नहीं। तो चार्ज बच्चों ये इस लेयर में जाता है। अब ये लेयर कौन सी है, ये लेयर है इस कंडक्टर की 1 या 2 एटॉमिक लेयर, ठीक है ना। केवल ऊपर की जो लेयर होती है फर्स्ट सेकंड, उनके बीच में मिलेगा आपको चार्ज, अंदर भी नहीं घुसेगा और ज़्यादा, ऊपर के ऊपर फर्स्ट और सेकंड एटॉमिक लेयर, जैसे मान लो ये फर्स्ट और ये सेकंड मान लो इसके जस्ट यहाँ है, तो इसके फर्स्ट और सेकंड के एटॉमिक लेयर के बीच में 10⁻⁻10 मीटर, इतने में अंदर ये चार्ज मिलता है।
ध्यान रखना, ठीक है ना। ये चार्ज जैसे आप Q इसको दे रहे हो, पॉजिटिव दे रहे हो चाहे नेगेटिव दे रहे हो, तो वो चार्ज इसके सरफेस पर मिलेगा। सरफेस पे भी कहाँ जाता है वो, ऐसा नहीं, ये तो अपन शो कर देते हैं बार बार, एयर में चार्ज थोड़ी मिलेगा आपको, चार्ज मिलेगा उसकी फर्स्ट या सेकंड एटॉमिक लेयर के बीच में, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अब दूसरी चीज, ये चार्ज आपको समझ में आ गया, तो एक चीज तो पहले ये रीजन समझना है कि चार्ज बच्चों बाहर ही क्यों डिस्ट्रीब्यूट होता है, अंदर क्यों नहीं जाता, ठीक है। अंदर इसलिए नहीं जाता, देखो मान लो आप कोई अंदर एक गॉसियन सरफेस लो, ठीक है, अंदर क्या लेना है, गॉसियन सरफेस लेना है, ठीक है। अब जैसे ही आप अंदर गॉसियन सरफेस लोगे तो जो गॉस लॉ क्या कहता है अपना कि ई डॉट डी ए इक्वल टू सिग्मा क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये तो सही है ना। अब यहां पे आप गॉस थ्योरम लगाओगे तो अपन मैक्सिमम कहाँ नहीं समझते, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये तो आपको पता है सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है, कंडक्टर के अंदर है ये सारी कहानी, तो सब जगह नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बच्चों, जीरो है। मान लो आप सरफेस पे भी बात करो, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, सरफेस पे भी बात करो, इस गॉस जो आपने गॉसियन सरफेस बनाया ना, इसके सरफेस पे भी बात करोगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो है। अब इसके सरफेस पर भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह क्या है, जीरो है। तो यहाँ से फॉर्मूले से देखो, इस फॉर्मूले से देखोगे तो जो Q इनसाइड आएगा वो कितना आएगा, जीरो आएगा। कैसे, यदि E जीरो हो गया तो ये पूरी कहानी जीरो और ये पूरी कहानी जीरो, तो Q इनसाइड को भी जीरो होना पड़ेगा। कहने का मतलब गॉसियन सरफेस, अब मैक्सिमम गॉसियन सरफेस क्या बना सकते हो आप, पूरे को गॉसियन सरफेस मान लो, लास्ट सरफेस के पास पास में, ठीक है ना, आ रही है बात समझ में। तो यहाँ पे अपन गॉसियन सरफेस मारोगे तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल जो चार्ज होगा उसको जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि गॉस थ्योरम से आप देख सकते हो, अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे जीरो है, देन Q इनसाइड भी जीरो होना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए जो भी चार्ज होता है बच्चों वो केवल सरफेस पर मिल जाता है, अंदर चार्ज जाता ही नहीं। यदि अंदर चार्ज पहुंच जाएगा तो E जीरो नहीं हो सकता, आ रही है बात समझ में। यदि अंदर चार्ज पहुंच जाएगा तो E जीरो नहीं हो सकता, आ रही है बात समझ में। अब इसके बाद एक चीज़ और समझना बच्चों, ये नोट करते रहना साथ साथ में, इसी प्रॉपर्टी में समझा रहा हूँ कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता किस तरह से, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता किस तरह से। मान लो इस तरह से कोई अपने पास एक क्या है, कंडक्टर है, ठीक है, इस तरह से कोई कंडक्टर है, आ रही है बात समझ में, ये कंडक्टर, मान लो आप इसको Q चार्ज देते हो, ठीक है। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता कैसे, ये तो समझ में आया सर, हमारे की सरफेस पर मिलेगा चार्ज, लेकिन चार्ज कहाँ पे ज़्यादा होगा कहाँ पे कम होगा, ये सारी कहानी। तो ये चीज़ समझना बच्चों कि ये जो कीन पॉइंट होता है, कीन पॉइंट मतलब जो नुकीला पॉइंट होता है, ठीक है, शेप एंड साइज पे फर्क पड़ता है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, हमेशा याद रखना। कंडक्टर में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो शेप एंड साइज पे फर्क पड़ता है, उससे शेप एंड साइज पे ही डिपेंड करता है वो, ठीक है। जैसे मान लो कि ये जो कीन पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे मान लो सिग्मा 1 इसकी चार्ज डेंसिटी है, मान लो ये एक थोड़ा सा फ्लैट पॉइंट है, जैसे ये फ्लैट पॉइंट है, ठीक है ना, ये फ्लैट पॉइंट है ना, तो यहाँ मान लो आप सिग्मा 2, और जैसे मान लो ये हल्का सा घुमाव वाला पॉइंट है, हल्का सा, ठीक है, यहाँ मान लो आप सिग्मा 3, ठीक है ना। तो बच्चों जितना कीन पॉइंट होगा, जितना नुकीला पॉइंट होगा, ठीक है ना, जितना पेना पॉइंट होगा, ठीक है, वहाँ पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा, वहाँ सिग्मा की वैल्यू ज़्यादा होगी, वहाँ चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी। यहाँ यदि रिलेशन निकालें तो सिग्मा 1 सबसे ज़्यादा होगा और सिग्मा 3 और उसके बाद सिग्मा 2, आ रही बात समझ में। जहाँ सबसे ज़्यादा कीन पॉइंट है, ये वाला पॉइंट कीन है ना, ये वाला पॉइंट कीन है ना, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा चार्ज जाएगा। उसके बाद में यहाँ थोड़ा सा विद रेस्पेक्ट टू दिस यहाँ पर भी थोड़ा सा कीन पॉइंट है, तो यहाँ पर इसके बाद यहाँ चार्ज जाएगा, इस तरह से जाएगा। मान लो ये जैसे कि ये पॉइंट है ये, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा चार्ज होगा इस तरह से सब जगह, ठीक है ना। अब जैसे ये फ्लैट पॉइंट आ गया तो यहाँ दूर दूर हो जाएगा, जैसे ये कीन पॉइंट आ गया तो यहाँ पास पास होगा, फिर यहाँ दूर दूर हो जाएगा, फिर ये कीन पॉइंट आ गया यहाँ पास पास होगा, यहाँ दूर दूर हो जाएगा, फ्लैट पॉइंट पे यहाँ दूर दूर रहेगा सब जगह, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये चीज़ ध्यान रखना, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी समझना आना चाहिए हमें, ठीक है। यदि किसी कंडक्टर को आप यदि Q चार्ज दे रहे हो, यदि किसी कंडक्टर को यदि आप Q चार्ज दे रहे हो, तो जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होता है कि जो कीन पॉइंट है वहाँ पर चार्ज ज़्यादा मिलेगा, वहाँ की चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी कंपेरिजन टू द फ्लैट पॉइंट, आ रही बात समझ में। तो यदि यहाँ कंपेरिजन करें तो सिग्मा 1 यहाँ
सिग्मा 2 यहाँ, सिग्मा 3 यहाँ, तो सिग्मा 1 सबसे ज़्यादा होगा, देन सिग्मा 3 होगा और उसके बाद में सिग्मा 2 होगा। तो बच्चों ये प्रॉपर्टी नोट करते रहना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ये चीज़ आई कहाँ से, ये भी तो जरूरी है, ये चीज़ आई कहाँ से। तो बच्चों ये आई कि जो सिग्मा होता है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर के, हमेशा याद रखना है, ठीक है। अब ये भी कहाँ से आया मैं ये भी बताऊंगा आपको। जो सिग्मा होता है वो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। जहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा, जैसे मान लो एक कीन पॉइंट है तो यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है, इसका यहाँ सेंटर मिल जाएगा, और ये मान लो थोड़ा सा घुमा वाला पॉइंट है तो यहाँ सेंटर मिलेगा, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा है। तो जहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा वहाँ पर सिग्मा की वैल्यू ज़्यादा होगी, ये ध्यान रखना हमेशा। जहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, कम होगा, वहाँ सिग्मा की वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है। जैसे आपने इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ा होगा, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस से आप कह सकते हो, जैसे मान लो यहाँ पर पोटेंशियल और यहाँ पर पोटेंशियल, ये भी आप हमेशा समझ लेना, कंडक्टर की सरफेस पर हर पॉइंट पर जो पोटेंशियल होता है वो हमेशा सेम होता है। कंडक्टर के सरफेस पर एवरी पॉइंट पर, ठीक है ना, जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, सेम होता है, ठीक है ना। अब पोटेंशियल सेम कैसे रखोगे, पोटेंशियल सेम होने के लिए ये कंडीशन आती है इक्विपोटेंशियल सरफेस से, ठीक है ना। तो सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जहाँ कीन पॉइंट होगा वहाँ पर चार्ज ज़्यादा मिलेगा, वहाँ चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, जो फ्लैट पॉइंट होगा वहाँ चार्ज डेंसिटी कम होगी। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या, इसी में ही समझा रहा हूँ अभी तो, कि मान लो कोई आपके पास इस तरह से कंडक्टर है, ठीक है ना, हमेशा ध्यान रखना, कोई बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बता रहा हूँ मैं। यदि आपके पास इस तरह से कोई कंडक्टर है, तो मान लो जैसे ये एरिया आपने लिया इतना सा, ठीक है ना, तो इस पॉइंट के जस्ट बाहर, इस एरिया के जस्ट बाहर यदि आपसे बोले कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हर कंडक्टर के लिए वैलिड है, हर कंडक्टर के लिए वैलिड है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये मत समझना प्लेट और इनके लिए वैलिड है, ये हर कंडक्टर के लिए वैलिड है कि इस कंडक्टर के जस्ट बाहर, इस कंडक्टर के जस्ट बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अरे बात समझ में। और किस डायरेक्शन में होता है, वो होता है परपेंडिकुलर। ये कहानी मैं बता भी चुका हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, कि हमेशा कंडक्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर क्रॉस होती है सरफेस से, ठीक है ना। तो अभी मैं क्लियर भी करूँगा ये चीज़ क्यों होती है वो भी। तो हमेशा ध्यान रखना कि कंडक्टर के जस्ट आउटसाइड पॉइंट पर यदि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड समझना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, उसका मैग्नीट्यूड, चाहे कैसा भी कंडक्टर हो, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। जैसे मान लो यहाँ बात कर रहे हो, यहाँ की चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, यहाँ की मान लो सिग्मा 2 है, यहाँ की मान लो सिग्मा 3 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर होगा सिग्मा 2 बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ होगा सिग्मा 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ होगा सिग्मा 3 बाई एप्सिलॉन नॉट। ये नोट कर लेना, ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके, ठीक है। कंडक्टर के जस्ट बाहर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और परपेंडिकुलर और होता है, जैसे इसके परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पे बात करोगे तो इसके परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का रीजन पहले भी बता चुका हूँ कैसे, कि आप नोटिस करोगे तो एक फॉर्मूला होता है dv इक्वल टू माइनस के ई डॉट डी आर, ठीक है ना। ये मैंने बताया हुआ फॉर्मूला, रिलेशन बिटवीन द पोटेंशियल एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। तो नाउ वी कैन से कि आप कंडक्टर के किसी दो पॉइंट को ले लो, कंडक्टर के किसी भी दो पॉइंट को ले लो। यदि दो पॉइंट को, जैसे मान लो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया कुछ थीटा एंगल पे, सपोज करो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया कुछ थीटा एंगल पे, तो ये एंगल थीटा पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, तो एक चीज़ समझना कि कोई भी दो पॉइंट, जैसे पास में, जैसे ये कंडक्टर है, इसके पास में आपने दो पॉइंट ले लिए, ये और ये, क्लियर। तो मान लो यहाँ पोटेंशियल V है, तो यहाँ भी V होगा, क्योंकि कंडक्टर के सरफेस का हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। कंडक्टर अपने आप में एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, ध्यान रखना, इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, क्योंकि इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है, सरफेस के हर पॉइंट पर, ठीक है। तो इनके बीच में dv कितना आया, 0 आया। इनके बीच में कितना आया, dv 0 आया। अब ये dv की वैल्यू तो 0 हो गई, ठीक है, माइनस के ई डॉट डी आर। अब समझना मेरी बात यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों या तो इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 होना पड़ेगा, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो देन dv 0 होगा, या फिर ई और डी आर के बीच का जो एंगल है, ठीक है ना, ई और डी आर के बीच का जो एंगल है वो कितना हो, 90 हो।
ठीक है। ई और डी आर के बीच में एंगल कितना हो, सॉरी ई और डी आर के बीच का एंगल कितना हो, 0, सॉरी, ठीक है। जैसे मान लो ई डी आर कॉस थीटा करोगे इसको, ठीक है, तो सॉरी बच्चों 90 हो, सॉरी 90 सही है, ठीक है। ई और डी आर के बीच में कॉस 90 हो जाएगा, देन ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी ना, तो ई और डी आर के बीच में क्या हो, एंगल 90 हो, ठीक है। अब यहाँ पे नोट कर लो इस चीज़ को, डी आर क्या रहेगा, मान लो दो पॉइंट, ये पॉइंट है यहाँ से और यहाँ पॉइंट की बात कर रहे हो, इन दो पॉइंटों की बात करो, जैसे ये पॉइंट थे तो डी आर तो इस डायरेक्शन में है, ठीक है ना, दो पॉइंटों की बात कर रहे हो तो, और ई इसका परपेंडिकुलर होना पड़ेगा, तभी डी वी क्या होगा, 0 होगा। अरे बात समझ में। तो इसलिए हमेशा जो कंडक्टिंग सरफेस है या फिर जो कंडक्टर है, उस कंडक्टर के सरफेस के जस्ट आउटसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा और हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। आ रही बात समझ में। और कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैसे आया, तो ये देखो, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, आप नोट कर लेना। तो ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैसे आया बच्चों, कि मान लो जिस तरह से, मान लो कोई अपने पास एक कंडक्टर है, ठीक है, तो कंडक्टर के जस्ट पॉइंट बाहर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं एक गॉसियन सरफेस बना लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, इस तरह से गॉसियन सरफेस मैंने एक सिलेंडर बनाया है, ठीक है ना, अभी प्रूफ करेंगे इस चीज़ को, ठीक है। यहाँ मैंने क्या बनाया, गॉसियन सरफेस एक सिलेंडर बनाया, और इस पॉइंट पर हमें क्या देखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं बता रहा हूँ आपको कि परपेंडिकुलर होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। तो ये तो मैंने प्रूफ कर दिया परपेंडिकुलर क्यों होगा। अब इस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही क्यों होगा, इसको समझो। तो ये गॉसियन सरफेस मैंने बनाया है, तो देखो इसके अंदर 3 सरफेस है यहाँ पे। एक तो ये मान लेता हूँ S1, ये कर्व वाली को मान लेता हूँ S2, और इसको मान लेता हूँ मैं S3। आर यू गेटिंग दिस। तो देखो इस वाले में तो यदि आप यहाँ गॉस थ्योरम लगाओगे तो इंटीग्रेशन E डॉट डी ए इक्वल टू सिग्मा क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही आएगा। आर यू गेटिंग दिस। और ये जो E डॉट डी ए किस किस के कारण आएगा, एक तो S1 के कारण, एक S2 के कारण, S3 के कारण, ठीक है। तो S1 के कारण प्लस S2 के कारण प्लस S3 के कारण। तो बच्चों S3 के कारण तो देखो 0 हो रहा है। S3 के कारण 0 क्यों हो रहा है, क्योंकि ना तो कोई अंदर चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे भी 0 होता है कंडक्टर के अंदर, ये कंडक्टिंग की सरफेस है, इसके अंदर अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो S3 यहाँ पर तो कोई चार्ज भी नहीं है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, 0 होगा। बाकी कंडक्टर के चार्ज कहाँ पे, यहाँ पर है, केवल इसके सरफेस पे, इस पॉइंट पे, इस वाले पे, ठीक है। तो इस पॉइंट पर क्या है, टोटल चार्ज बटा हुआ, ठीक है। अब मानो इस, आप बोलोगे कि ये बचा हुआ कर्व एरिया, ये वाला जो बच रहा है, ठीक है, इसमें से भी तो फील्ड लाइन क्रॉस हो सकती है, लेकिन बच्चों इसमें से भी नहीं होंगी, क्योंकि सारी फील्ड लाइन कैसी होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होता है, प्रूफ किया है मैंने अभी, तो हमेशा परपेंडिकुलर। तो जितनी भी फील्ड लाइंस होंगी, जितनी भी फील्ड लाइंस होंगी, इस ऊपर वाले S1 में से क्रॉस होंगी कि नहीं होंगी। इसमें 0 हो गया, ये बचा एरिया इधर का बाहर का, इसमें से भी खत्म मामला, क्योंकि परपेंडिकुलर जाएंगी, तो केवल इसमें से होंगी कि नहीं होंगी। मैं मान लेता हूँ इसका जो एरिया है दैट इज द ए, ओके। तो E डॉट डी ए करोगे आप, तो E लिखो, डॉट ए लिख दो, ठीक है। सिग्मा क्यू इन क्या होगा, तो सिग्मा क्यू इन देखो, इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है, तो गॉसियन सरफेस के अंदर ये वाला चार्ज था केवल यहाँ पे, केवल ये वाला चार्ज था ना, प्लस 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 जो ये था, कितना होगा, मैं चार्ज डेंसिटी मान लो सिग्मा मान लेता हूँ इस जगह, ठीक है। और ये एरिया आपने ए माना है, तो सिग्मा ए होगा कि नहीं होगा, सिग्मा ए होगा कि नहीं होगा। टोटल चार्ज सिग्मा ए, चार्ज डेंसिटी सिग्मा, और ये एरिया ए मान लिया, तो नेट चार्ज कितना होगा, टोटल सिग्मा ए होगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और देखो ए से ए गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमेशा याद रखना कि कंडक्टर चाहे कोई सा भी हो, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कंडक्टर होना चाहिए बस। तो कंडक्टर के जस्ट आउटसाइड पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, और कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग केस डिस्कस करता हूँ, बहुत बार IIT में पूछा गया क्वेश्चन यहाँ से, तो ये नोट कर लेना आप, ठीक है। क्या केस है कि मानो कोई कंडक्टर है हमारे पास इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से मान लो कोई एक कंडक्टर है, ठीक है। मान लो यहाँ से मैं एक एलिमेंट कट कर लेता हूँ, समझना मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट केस बता रहा हूँ, समझना। तो ये मैं एक एलिमेंट कट कर लिया, एक तो यहाँ तक हो गया, पूरा जो कंडक्टर था इसको 2 भागों में डिवाइड कर लिया। एक तो छोटा सा मैंने एलिमेंट ले लिया जिसका सरफेस एरिया मैं ds मान लेता हूँ, ठीक है, और एक पूरा ले लिया बचा कुचा ये वाला, ये पूरा जो दिख रहा है आपको,
ठीक है, एक कंडक्टर तो मैंने छोटा सा पार्ट ले लिया, इसका पूरा ले लिया। इसके जस्ट आउटसाइड पॉइंट पर, इसके जस्ट आउटसाइड पॉइंट पर किस किस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, किस किस के कारण? पहले एक बात बताओ, यदि आप बोले कंडक्टर के जस्ट बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कितना होता है? अभी बताया मैंने, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और किस डायरेक्शन में? हमेशा परपेंडिकुलर होगा, तो इस डायरेक्शन में होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है टोटल कंडक्टर के कारण। अब मैं इसको दो भागों में डिवाइड करूंगा, समझना कि इसके कारण, इस छोटे से सरफेस एरिया के कारण जो आपने एलिमेंट लिया, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा मैं मान लेता हूँ E1, और इसी डायरेक्शन में आएगा, तो वी कैन से इसी डायरेक्शन में आएगा। और बचे कुछ इसके कारण, ये जो आपका बच रहा है कंडक्टर, इसके कारण इसी डायरेक्शन में E2 को आना पड़ेगा, क्योंकि नेट भी इसी डायरेक्शन में है, नेट इसी डायरेक्शन में है। और E1 के कारण इधर आ गया ऊपर की तरफ, तो E2 भी ऊपर की तरफ ही आएगा। क्लियर? तो देखिए E1 प्लस E2 कितना हो रहा है? E1 प्लस E2 हो रहा है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, E1 क्या है? इस छोटे से एलिमेंटल एरिया के कारण इस पॉइंट पर, जस्ट आउटसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज द E2? जो एलिमेंटल एरिया के अलावा बाकी का जो कंडक्टर बचा हुआ है, इसके कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो E1 प्लस E2 इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इंटरेस्टिंग रिजल्ट क्या है यहाँ पे? तो बच्चों इंटरेस्टिंग रिजल्ट ये है कि इस पॉइंट पर जो आपका E1 आया है और E2 आया, इसके कारण E1 और बाकी के कारण E2, तो यहाँ पर इसका दोनों का 50% कंट्रीब्यूशन होता है। अब आप सोचोगे कैसे? 50% कंट्रीब्यूशन का मतलब समझ रहे हो कि इसके कारण जितना इलेक्ट्रिक फील्ड आया है इस पॉइंट पर, इसके कारण जितना इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया E1, इस पूरे के कारण भी इतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा E2। कहने का मतलब E1 इक्वल टू E2 होगा, 50% कंट्रीब्यूशन होगा। इतना बड़ा कंडक्टर जो बचा हुआ है, उसके कारण जो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, और एक छोटे से एलिमेंटल एरिया के कारण इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब ये कैसे होंगे ये भी समझना इंपॉर्टेंट। देखो मैं इसको प्रूव करता हूँ, ठीक है? तो प्रूफ कैसे कर रहा हूँ? ये आपका छोटा सा एलिमेंटल एरिया था, ठीक है? यहाँ पे आप गॉसियन सरफेस बना लो एक, ठीक है? ये गॉसियन सरफेस बना ली मैंने। मान लीजिए बच्चों एक इक्वेशन तो हमारे पास ये आ गई, दूसरी इक्वेशन बना रहा हो, ठीक है? तो यहाँ पे आप गॉसियन सरफेस बनाओगे तो वही करोगे, इंटीग्रेशन E डॉट dA इक्वल टू सिग्मा QN अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना? ये करोगे। अब ये समझना कि यदि मैं बोलूँ कि इसके जस्ट एक काम करो, गॉसियन सरफेस बनाओ, तो ठीक है, इससे भी प्रूफ हो जाएगा। विदाउट गॉसियन सरफेस भी प्रूफ हो रहा है। देखो कैसे, गॉसियन सरफेस से भी करा दूंगा मैं, ठीक है? लेकिन विदाउट गॉसियन सरफेस भी हो रहा है कि इस पॉइंट पर आपने नोटिस किया तो E1 आया, और इस पे किया तो E2 आया, और E1 प्लस E2 तो ये हो गया, ठीक है? अब इसके जस्ट यहाँ बात करो, नीचे की तरफ, जस्ट नीचे बात करो, तो नीचे बात करोगे तो इस एलिमेंटल एरिया के कारण इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा कि नहीं आएगा? मैं ये कह रहा हूँ कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है कंडक्टर के अंदर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। इस एलिमेंटल एरिया के कारण तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। मैंने स्टार्टिंग फर्स्ट प्रॉपर्टी बताई थी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है ये केवल इस एलिमेंटल एरिया के कारण। मैं मान लेता हूँ इस डायरेक्शन में यहाँ पर E1 है, मान लो यहाँ पर E1 है, तो जस्ट पास की तो बात कर रहे हैं, इतना सा दूर है। देखो एक तो यहाँ बात कर रहे हो आप, एक यहाँ बात कर रहे हो, तो मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा और E1 रहेगा, और इस डायरेक्शन में रहेगा। इस डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा? अब बाकी के कंडक्टर को समझना, यहाँ पर E नेट 0 करना है, E नेट 0 करना है, तो इस बाकी के कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की डायरेक्शन में जनरेट करना पड़ेगा, ऊपर की डायरेक्शन में जनरेट करना पड़ेगा, और E2 करना पड़ेगा। मैं कर दिया, मान लो इसने E2 कर लिया, तो एक चीज़ बताओ मुझे कि E1 इक्वल टू E2 होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? E1 इक्वल टू E2 होना पड़ेगा कि नहीं होना? तभी तो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। एक तो इस छोटे से एलिमेंटल एरिया के कारण मान लो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड आया, और इस पूरे के कारण E2 ऊपर आया, तभी तो यहाँ पर E नेट 0 होगा। E1 इक्वल टू E2 होगा, तभी तो E नेट 0 होगा। क्लियर? तो ये चीज़ याद रखना, E1 इक्वल टू क्या हो गया? E2 हो गया। अब यहाँ पे E1 इक्वल टू E2 करोगे तो इसके कारण, इस छोटे से एलिमेंटल के एरिया के कारण जस्ट आउटसाइड पॉइंट पर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस पूरे कंडक्टर के कारण भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो 50-50% क्या होता है इसका?
कंट्रीब्यूशन होता है। ये हमेशा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 50-50% क्या होता है बच्चों, कंट्रीब्यूशन होता है। एक बार IIT में क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से, ठीक है। ये प्रॉपर्टी याद रखना, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। क्लियर? तो वीडियो को पॉज करके एक बार यहाँ तक नोट कर लो, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। कर लिया बच्चों? बढ़िया, कैमरा चल रहा है सही, ठीक है। नोट कर, इसको रफ कर दूँ, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी पे चलिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और लास्ट प्रॉपर्टी है, समझना है इसको, ठीक है। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है अपनी? थर्ड प्रॉपर्टी बच्चों ये है कि कोई आपके पास इस तरह से मान लो कंडक्टर है, ठीक है। केविटी के बारे में डिस्कस करेंगे, कंडक्टर के अंदर केविटी, ठीक है। तो कंडक्टर के अंदर केविटी डिस्कस करोगे तो देखो, कंडक्टर के अंदर जब बात करोगे केविटी की, तो मान लो इस तरह से कोई आपको केविटी दी हुई है, ठीक है ना। बाकी अंदर तो ये पूरा क्या है, मटेरियल भरा हुआ है इधर, ठीक है। और ये अंदर क्या है, एयर, इधर केविटी दे रखी है। क्लियर? तो अब ये पता करना है हमें कि केविटी के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा कि नहीं होगा। ये तो हमने समझ लिया कि यदि कंडक्टर के अंदर कंप्लीट कंडक्टिंग मटेरियल भरा हुआ है, देन वी कैन से कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जीरो होता है। लेकिन यदि केविटी दे दी, उस केस में क्या होगा, ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखो समझना, ये एयर है, तो एक काम करता हूँ मैं, देखो बच्चों, इस तरह से ये कंडक्टर था, इसके अंदर जो केविटी थी इस तरह से, ठीक है ना। तो जैसे केविटी थी तो इसके अंदर मान लो एक गॉसियन सरफेस ले लिया मैंने, ये अंदर गॉसियन सरफेस लिया इसका, ठीक है, गॉसियन सरफेस ले लिया। अब आपको पता है कि गॉसियन सरफेस का ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, सारे सरफेस पॉइंट है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए इक्वल टू सिग्मा क्यू एन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इंटीग्रेशन डी डॉट ई डॉट डी ए इक्वल टू सिग्मा क्यू एन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब समझना, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है। दो कंडीशन बताऊंगा, एक तो केविटी के अंदर कोई चार्ज हो तब क्या होगा, और एक केविटी के अंदर कोई चार्ज नहीं हो, ठीक है, तब क्या होगा, ठीक है। मान लो इसके अंदर अभी कोई चार्ज नहीं है इस केविटी के अंदर, ठीक है, तो इसके हर पॉइंट पे बात करोगे, यदि इस गॉसियन सरफेस के अंदर आप क्यू इनसाइड देखोगे तो क्यू इनसाइड कितना है बच्चों, ये जीरो है। ये टर्म कितनी है, जीरो है, तो ये पूरी टर्म क्या होगी अपनी, जीरो हो गई। तो कहने का मतलब ये कि यहाँ पे ई डॉट डी ए को जीरो होना पड़ेगा। यहाँ से देखो, ई डॉट डी ए को क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। इट इज कंपल्सरी, बिकॉज क्यू इनसाइड कितना है इस गॉसियन सरफेस के अंदर, व्हाट इज द क्यू इनसाइड इन दिस गॉसियन सरफेस, दैट इज द जीरो। ओके, देन वी कैन से कि ई डॉट डी ए कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है। अब ई डॉट डी ए जीरो कैसे हो सकता है, जिसकी दो कंडीशन है। एक कंडीशन है कि या तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो, आर यू गेटिंग दिस, या फिर इनके बीच का एंगल कितना हो, 90 हो, ठीक है, इनके बीच का एंगल कितना हो, 90 हो। ये दो कंडीशन है बच्चों, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और जो सरफेस एरिया है, ठीक है ना, एरिया वेक्टर है, उसके बीच का एंगल कितना हो, जीरो हो, ठीक है। तो आप देखो गॉसियन सरफेस पे, तो फर्स्ट कंडीशन तो पॉसिबल है, लेकिन सेकंड कंडीशन पॉसिबल नहीं है। उसका रीजन क्यों है कि मान लो कोई आपका ये गॉसियन सरफेस है, ठीक है, इस गॉसियन सरफेस जैसे इस पॉइंट पे बात करोगे, यहाँ डी ए एलिमेंट लिया कोई जिसका सरफेस एरिया डी ए, तो ये इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को इधर होना पड़ेगा 90 डिग्री पे। जैसे यहाँ कोई आपने लिया तो यहाँ पे डी ए इधर होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को इधर लेना पड़ेगा 90 डिग्री पे। यहाँ आपने कोई डी ए लिया तो इसकी डायरेक्शन इधर होगी, तो यहाँ पे आपको इधर लेना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री पे। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एक क्लोज लूप बन रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या बन रही है, क्लोज लूप बन रही है। देखो बन रही है कि नहीं बन रही, क्लोज लूप, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, हमेशा टेंजेंट पे आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्लोज लूप बना रही है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो कभी क्लोज लूप बनाती ही नहीं है। एक ही कंडीशन है, यदि वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है, देन वी कैन से कि वो क्लोज लूप बना सकती है। लेकिन चार्ज के कारण जनरेट हुआ है तो कभी भी क्लोज लूप नहीं बनेगा, कभी भी क्लोज लूप नहीं बनेगा। लेकिन एक क्लोज लूप बना रही है, इसलिए ये कंडीशन तो पॉसिबल नहीं है। आ रही बात समझ में? तो क्या कंडीशन बचती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना कि केविटी के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, केविटी के अंदर यदि कोई भी चार्ज रखा नहीं है, यदि केविटी के अंदर कोई भी चार्ज रखा नहीं है, देन वी कैन से कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अंदर केविटी के अंदर, वो जीरो होगा, ठीक है ना। हमेशा ध्यान रखना, केविटी के अंदर यदि चार्ज नहीं है ना,
बाहर चाहे तुम इसको Q चार्ज दे दो, या इसको बाहर तुम 2Q चार्ज दे दो, या किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको पूरे को रख दो, पूरे इस कंडक्टर को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो, चाहे कुछ भी कर दो इसके साथ। यदि इस केविटी के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना कि केविटी के अंदर यदि कोई भी चार्ज नहीं है तो कभी भी उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं होगा, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। चाहे कुछ भी कर लो, बाहर कहानी तुम कुछ भी रचा लो, लेकिन कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगा तुम्हें केविटी के अंदर। दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इसको शील्डिंग बोला जाता है। व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग? तो कोई जैसे कोई अपना इंस्ट्रूमेंट है, ये बहुत यूज में आता है साइंटिस्ट के लिए, कोई जैसा इंस्ट्रूमेंट है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से खराब हो जाता है, डैमेज हो जाता है। कोई इंस्ट्रूमेंट होगा, उसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो वो डैमेज हो जाए, खराब हो जाए, तो आप उसको किसी केविटी के अंदर रख दो, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा ही नहीं केविटी के अंदर, क्योंकि अंदर कोई चार्ज नहीं होगा, तो केविटी के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। ये हमेशा सही है, तो इसलिए कोई बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। आर यू गेटिंग दिस? तो ये तो समझ में आया कि जब केविटी के अंदर कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। यदि केविटी के अंदर चार्ज हो, इसी थर्ड प्रॉपर्टी में इंपॉर्टेंट केस है, यदि केविटी के अंदर कोई चार्ज हो तो क्या होगा? जैसे मान लो आपके पास इस तरह से कोई एक कंडक्टर है, ठीक है ना। इस कंडक्टर के अंदर इस तरह से मान लो केविटी दी हुई है, बाकी तो ये पूरा मटेरियल से भरा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर केविटी है और यहाँ Q चार्ज रखा हुआ है। समझना मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। एक काम करो, यहाँ Q चार्ज रख दो, ठीक है। तो यहाँ Q चार्ज के कारण आप बोलो कि यहाँ से R डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल होगा, और कितना होगा? KQ/R² होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा R डिस्टेंस पे चार्ज के कारण, क्योंकि केविटी के अंदर चार्ज आ चुका है। यदि केविटी के अंदर चार्ज नहीं होता, बिल्कुल चार्जलेस होती केविटी, देन वी कैन से कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता वो जीरो होता। चाहे बाहर तुम कुछ भी कहानी कर लो, बाहर तुम कुछ भी करो, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो इस पूरे कंडक्टर को, चाहे किसी भी चीज़ में रख दो, लेकिन यदि चार्ज नहीं है केविटी के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा और हमेशा जीरो होगा। और यदि कोई चार्ज आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, तो समझो इस चीज़ को, इसको भी मैं बताता हूँ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। तो कोई आपके पास एक कंसेंट्रिक स्फीयर्स है, तो ठीक है, वो एक कंडक्टर मान रहा हूँ इनको भी, ठीक है, इनको कंडक्टर मान के सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। जैसे इसके अंदर मटेरियल भरा हुआ है इधर, तो ठीक है, अंदर मटेरियल भरा हुआ है, इस पॉइंट पे बात करें, ठीक है। इस पॉइंट पे मान लो Q चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, और बाहर आप कोई चार्ज इसको कंडक्टर को दे नहीं रहे हो, कोई भी चार्ज नहीं दे रहे हो बाहर, ठीक है। तो क्या होगा कि आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम, जैसे मान लो आप यहाँ पे गॉसियन सरफेस बनाते हो, ठीक है ना, यहाँ पर मान लो एक गॉसियन सरफेस बनाते हो, तो ये गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जीरो होना कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि ये सब पॉइंट देखो कंडक्टर के मटेरियल के अंदर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ये कंडक्टर मटेरियल भरा हुआ है पूरा, इसके अंदर आ रहे हैं सारे पॉइंट, और सारे पॉइंट अंदर आ रहे हैं, तो हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो होगा। कंडक्टर के अंदर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो नाउ वी कैन से कि यहाँ से अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम E.dA इक्वल टू सिग्मा QN अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ? गॉसियन सरफेस के जीरो हुआ। तो हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हुआ, तो Q इनसाइड भी क्या होना पड़ेगा? जीरो होना पड़ेगा। लेकिन आप देखोगे गॉसियन सरफेस बनाओगे इस तरह से, तो इसके अंदर Q रखा हुआ है, Q इनसाइड जीरो नहीं है, Q है। तो यहाँ पर मान लो प्लस Q है, तो ऑटोमेटिक इस वाली सरफेस पे माइनस 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 माइनस, इस तरह से Q क्या हो जाएंगे? जनरेट हो जाएंगे। नाउ वी कैन से कि अब जो Q नेट है अंदर, Q इनसाइड वो जीरो है। देखो ये Q पॉजिटिव और बाकी के सब माइनस Q। इस गॉसियन सरफेस के अंदर अब क्या हुआ? Q नेट क्या हुआ? Q इनसाइड कितना हुआ? जीरो हो गया, ठीक है ना। तो ये जीरो इस तरह से होता है, ऑटोमेटिक ये चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएंगे। और यदि यहाँ पर माइनस Q जनरेट हो गए, तो इसके बाहर वाली सरफेस पे प्लस 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 इस तरह से Q जनरेट हो जाएंगे पूरी सरफेस पे, ठीक है ना। पूरी सरफेस पे प्लस Q हो जाएंगे। यदि बाहर से आप कोई चार्ज नहीं दे रहे हो, ठीक है, बाहर से आप कोई चार्ज, बाहर से मान लो 2Q दे रहे हो, तो 2Q दे रहे हो तो अंदर माइनस Q हो जाएगा, बाकी का ऊपर बचा कुचा ऊपर पहुंच जाएगा। ये मैंने डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छी तरह से बताया, सीट और प्लेट पढ़ाई थी तब। प्लेट में जब कंडक्टिंग प्लेट पढ़ाई थी तो वहाँ पर पूरा डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बहुत अच्छी तरह समझाया था, आप जाकर देख सकते हो वीडियो को, ठीक है। तो और कंसेंट्रिक स्फीयर्स में बहुत अच्छी तरह क्लियर किया है, ठीक है ना बच्चों। तो ये Q है, मान लो इसके केविटी के अंदर, ये केविटी है,
और इसके अंदर Q चार्ज रखा है तो ऑटोमेटिक यहाँ पर -Q जनरेट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम। ठीक है, गॉसियन सरफेस से मैंने बता भी दिया क्यों होगा जनरेट। क्लियर है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब देखो मेन मुद्दे की बात पर मैं आता हूँ कि अंदर केविटी के अंदर चार्ज रखा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा, लेकिन किस किस के कारण होगा, ये मेन मुद्दा था मेरा सब समझाने का। ठीक है, जैसे ये मान लो +Q चार्ज रखा हुआ है अंदर, आ रही है बात समझ में? तो मैं यहाँ से दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताऊंगा। मैं मान लेता हूँ ये है अपनी S1 सरफेस, ये वाली अंदर वाली, ये तो मटेरियल भरा हुआ है पूरे में, और ये है S1 सरफेस और ये है अपनी S2 सरफेस। और यहाँ पर 3 पॉइंट ले रहा हूँ, जैसे कि ये पॉइंट है A, एक पॉइंट यहाँ ले लिया B, और एक पॉइंट यहाँ ले लिया मैंने C। आर यू गेटिंग दिस? तो मैं दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताऊंगा, दोनों 22 वर्षा एक दूसरे के, याद कर लेना, बहुत काम आने वाले। तो फर्स्ट रिजल्ट क्या है बच्चों? तो फर्स्ट रिजल्ट अपना ये है कि इनसाइड द S1, समझना मेरी बात, जैसे ये +Q है तो यहाँ पर माइनस 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 ऑटोमेटिक जनरेट होंगे कि नहीं होंगे? अभी बताया था मैंने इस कहानी तो। और यहाँ माइनस जनरेट होंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे? प्लस जनरेट हो जाएंगे। ठीक है ना? और ये टोटल कितने होंगे? Q के बराबर ही होंगे, ये ध्यान रखना, टोटल Q के बराबर ही होंगे। ये भी Q के बराबर होगा, ये भी Q के बराबर होगा, ये भी Q के, ये माइनस के Q होगा और ये प्लस के Q होगा, बस डिफरेंस ये होगा। ठीक है, तो देखिए दो रिजल्ट क्या है। फर्स्ट रिजल्ट तो S1 के अंदर जो चार्ज है, ध्यान रखना कि S1 के अंदर जो चार्ज है, कहने का मतलब S1 सरफेस पे जो चार्ज है, एक तो नेगेटिव 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 नेगेटिव, ठीक है, और एक ये वाला चार्ज S1 के अंदर जितने भी चार्ज हैं उनके कारण, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, नोट कर लेना, मैं बार बार कह रहा हूँ, S1 सरफेस के अंदर जितने चार्ज हैं, S1 सरफेस पे और उसके अंदर जितने चार्ज हैं, उनके कारण जो बाहर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, बाहर मतलब केविटी के बाहर, ये केविटी है ना, इस केविटी के सरफेस और केविटी के अंदर चार्ज के कारण, जो चार्ज के कारण, इनके चार्ज के कारण, जैसे -Q और +Q, इनके कारण यदि बाहर कहीं भी बात करोगे, इधर कहीं भी बात कर लो, स्पेस में कहीं भी बात कर लो, इस केविटी के जस्ट बाहर कहीं भी बात कर लो आप, तो इनके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा 0 होता है। नोट कर लेना, लिख लेना इस चीज़ को भले कि हमेशा क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। दूसरी कंडीशन क्या है कि S1 के बाहर, ये भी समझना, इस S1 के बाहर, कहने का मतलब जैसे मान लो S2 पे चार्ज है, यहाँ कोई चार्ज रखा हुआ है, यहाँ कोई चार्ज रखा हुआ है, ठीक है ना, तो इन चार्जों के कारण, ये चार्ज है, ये चार्ज है, इन सब चार्जों के कारण इस S1 के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। समझे बात को? समझना दोबारा से, किस S1 सरफेस पर चार्ज और इसके अंदर जो चार्ज है, उन चार्जों के कारण इस केविटी से बाहर सभी पॉइंटों पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। जैसे -Q के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बोले, इस +Q के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बोले, तो यहाँ पर इन सब के कारण, जैसे मान लो और Q2 होता है, यहाँ Q2, Q3 होता है, यहाँ Q4 होता है, इन सब के कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, इस पॉइंट पर वो 0 होता है। इन सब के कारण, अंदर के कारण, इस केविटी के अंदर जो भी चार्ज है उनके कारण बाहर। और दूसरी कहानी कि जो बाहर वाले की कहानी क्या है कि इस केविटी के बाहर जितने भी चार्ज है, जैसे ये कितने भी चार्ज ले लो, इस सरफेस पर जो S2 पे चार्ज है, इन सब के कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता अंदर, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता केविटी के अंदर, वो 0 होता। ठीक है ना? तो दोनों रिजल्ट याद रखना और नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है ना? तो मैं कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ इस पे, तो ये समझ में आ गया सबको? तो ये केविटी का कंसेप्ट था बच्चों। तो क्वेश्चन से देखिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? जैसे ये आपके पास कोई हॉलो स्फीयर दे रखा है, ठीक है ना, ये क्या है आपके सामने? हॉलो स्फीयर दे रखा है। क्लियर? तो बच्चों एक चीज ध्यान रखना, कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर है ये, ठीक है ना, कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर। इस हॉलो स्फीयर के सेंटर पर एक चार्ज रखा हुआ है Q, और यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है Q। क्लियर? तो Q यहाँ पे रखा हुआ है और कैपिटल Q यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, किस Q पर, फर्स्ट क्वेश्चन ये किस Q पर नेट फोर्स बताना है, ठीक है ना, इस Q पर नेट फोर्स कितना होगा। तो बच्चों एक समझना, ये हॉलो स्फीयर है ना, एक तरह से केविटी है बहुत बड़ी, दिस इज द लार्ज केविटी,
ये बहुत बड़ी केविटी अपने आप में, देखो अपने आप में केविटी तो है, अंदर एयर भरी हुई है पूरे में, दिस इज द लार्ज केविटी, ठीक है। और केविटी की ये अंदर वाली जो सरफेस है ये है S1, समझना, अंदर वाली सरफेस कौन सी है, ये वाली। जैसे मान लो यहाँ पर Q है तो ऑटोमेटिक यहाँ अंदर -Q जनरेट होगा कि नहीं होगा, ये बताओ मुझे। यहाँ पर अंदर वाली सरफेस पे बात कर रहा हूँ, इसकी मोटाई इतनी सी है, बहुत छोटी सी, तो अंदर वाली सरफेस पे जो अंदर वाला सरफेस दैट इज द S1, और जो बाहर वाला सरफेस है वो है S2, ठीक है ना। तो इधर टोटल इनका सबका सम कितना होगा, स्मॉल q जनरेट होगा। आर यू गेटिंग दिस। और बाहर कितना, यदि बाहर से आपने कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं दिया है इस स्पेयर को, तो बाहर क्या होगा, प्लस के q जनरेट होगा, ठीक है ना, बाहर क्या होगा, प्लस के q जनरेट होगा। आर यू गेटिंग दिस। तो यहाँ से समझना मेरी बात कि जैसे इस यहाँ पर नेट फोर्स पूछा था, तो नेट फोर्स तो बच्चों साफ दिख रहा है, वैसे 0 होगा, लेकिन आपसे और भी कहानी यहाँ डिस्कस कर सकता हूँ मैं। जैसे आपसे बोला जाए कि ये पॉइंट है मान लो A, ठीक है ना, तो A पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस के कारण आएगा, A पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस के कारण आएगा, इस A पर बताओ। इस A पर इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों इस बाहर वाले के कारण नहीं आएगा और इस Q के कारण नहीं आएगा, क्योंकि केविटी के बाहर वाले के कारण केविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आता है, 0 होता है उनका इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मान लो इस Q के कारण और ये बाहर वाले Q के कारण, समझना मेरी बात को, इस Q के कारण, इस Q के कारण और इस बाहर वाले प्लस Q के कारण, जो S2 सरफेस पे ऊपर की तरफ, केविटी के जस्ट बाहर से बात कर रहे हैं अपन, तो केविटी के जस्ट जितने भी बाहर चार्ज रखे हुए हैं, उन बाहर चार्ज के कारण केविटी के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, उन बाहर के चार्जों के कारण, ठीक है। तो इनके कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या होगा, सबका 0 होगा। तो बचेगा किसके कारण, बचेगा इस माइनस के कारण, इस -Q के कारण और इस +Q के कारण, ये -Q और ये +Q। तो इस +Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, मान लो डायरेक्शन है इधर आएगा, तो इस -Q अपने आप इस तरह से एडजस्ट होगा कि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ जाए, क्योंकि यहाँ पे नेट तो 0 करना ही पड़ेगा, नेट तो 0 करना ही पड़ेगा। आ रही बात समझ में। यदि आपसे बोले कि इस पॉइंट पर बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये B पॉइंट है मान लो, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो केविटी के अंदर जितने भी चार्ज, जैसे Q है ये वाला, ये -Q, तो केविटी के अंदर जितने भी चार्ज है, इस S1 सरफेस के अंदर जितने भी चार्ज है, ठीक है ना, उनका यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, उनका कोई रोल नहीं होगा। यहाँ पे रोल किसका रहेगा, केवल इस Q का और इस +Q का, ये बाहर वाली सरफेस पे जो भी चार्ज है इसका और एक इस Q का, इसका रोल रहेगा यहाँ पे। आरी बात समझ। जैसे इसके कारण कितना आएगा, जैसे इसके कारण आएगा KQ/r², स्मॉल r², मान लो डिस्टेंस है सेंटर से, तो ये केवल एक स्पेयर बन गया, स्पेयर के कारण यहाँ से बाहर वाले पॉइंट पर ये डिस्टेंस मान लो r है, तो कितना होता है KQ/r²। तो ये रिजल्ट याद रखना आप। आ रही बात समझ में। तो ये बहुत सारी कहानी है ऐसी, तो एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेता हूँ तो समझना। जैसे मान लो आपके पास एक कोई बड़ा स्पेयर है और इसके अंदर एक कंसेंट्रिक स्पेयर है, ठीक है। जैसे मान लो आपको इसकी रेडियस दे रखी है A और इसकी रेडियस दे रखी है B, ओके, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, सॉरी ये कंडक्टिंग मटेरियल है, और यहाँ पर कोई एक पॉइंट है A, यहाँ पर एक पॉइंट है B और यहाँ पर एक पॉइंट है C। OA गिवन है आपको R1, OB गिवन है आपको R2 और OC गिवन है आपको R3। क्लियर। आपको A पॉइंट, B पॉइंट और C पॉइंट, तीनों पॉइंटों पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है और पोटेंशियल बताना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ EA, EV एंड EC एंड VA, VV एंड VC, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, देखो कि सेंटर पर चार्ज और रखा है, ठीक है ना, सॉरी सेंटर पर Q चार्ज रखा है, ठीक है ना, +Q। तो जैसे इस पे +Q है तो अंदर अंदर क्या जनरेट हो जाएगा, ऑटोमेटिक माइनस जनरेट हो जाएगा, ठीक है ना। अंदर क्या हो जाएगा, -Q। क्यों होगा, आपको सारी कहानी मैं समझा चुका हूँ, ठीक है। यहाँ -Q है तो बाहर क्या जनरेट होगा, ऑटोमेटिक प्लस जनरेट होगा, अपने आप प्लस इंड्यूस हो जाएगा यहाँ पे। और कितना होगा इसका मैग्नीट्यूड चार्ज का, ये भी Q होगा। आर यू गेटिंग दिस। अब समझना मेरी बात यहाँ से कि A पॉइंट पर, तो ये मान लो S1 सरफेस थी, दैट इज द S2 सरफेस। आर यू गेटिंग दिस। तो S1 सरफेस पे समझना, S1 सरफेस के अंदर यहाँ पर इस केविटी के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस के कारण आएगा, देखो बच्चों बाहर कितना भी चार्ज हो, जैसे इस +Q के कारण कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा,
इस प्लस क्यू के कारण कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा अंदर, जीरो होगा उसके कारण। केवल किसके कारण आएगा, इसके कारण, अंदर वाले चार्जों के कारण। एक तो माइनस क्यू के कारण आ जाएगा और एक इस प्लस क्यू के कारण आ जाएगा। आ रही बात समझ में? तो इस तरह से ई ए की वैल्यू लिख देंगे। अब ई बी की वैल्यू, जैसे मान लो ये पॉइंट है तो सबसे सिंपल पॉइंट है ये, तो सबसे सिंपल पॉइंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड बी पॉइंट पर कितना होगा, जीरो होगा, कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर है पॉइंट, ठीक है। तो बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बच्चों, जीरो होगा। अब करें सी पॉइंट की बात, तो सी पॉइंट की कहानी समझिए। तो सी पॉइंट पर किस किस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो सी पॉइंट पे बच्चों इस जो केविटी है इसके अंदर जो चार्ज है उन चार्जों के कारण यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा। जैसे इस प्लस क्यू के कारण और ये माइनस क्यू के कारण, बचेगा किसके कारण, केवल इस प्लस क्यू के कारण। तो ये एक स्पेयर है, इस स्पेयर के कारण यहाँ से इस डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दो, ठीक है ना। केवल आ जाएगा के क्यू बाई आर थ्री स्क्वायर। क्लियर? पोटेंशियल कैसे लिखना है, तो मैंने कंसेंट्रिक स्फीयर के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाई है जिसमें 4-5 क्वेश्चन डिस्कस किए और सब में क्वेश्चनों में मैंने रिजल्ट बताया, तो उस वीडियो को जाके जरूर देखें एक बार, ठीक है ना। यहाँ पोटेंशियल उसी तरह से लिखेंगे, ठीक है। ए पॉइंट पर लिखना है तो ए पॉइंट पर किसके कारण होगा पोटेंशियल, एक तो इसके कारण होगा, अंदर चार्ज रखा हुआ है, तो मान लो यहाँ से डिस्टेंस है के क्यू बाई आर वन होगा। एक इस स्पेयर के कारण होगा, ये स्पेयर के अंदर पॉइंट है, एक स्पेयर के कारण होगा, बड़े वाले के कारण। तीनों के कारण लिख दो, ऐड कर दो, वेक्टर सम कर दो, ठीक है। वेक्टर सम मतलब साइन के साथ सम कर दो उसको, वेक्टर थोड़ी होती है पोटेंशियल, ओके। बी पॉइंट पर लिखना है तो इस तरह से इसके कारण आएगा बी पॉइंट पर, इसके कारण आएगा बी पॉइंट पर, इसके कारण आएगा बी पॉइंट पर, लिख दो। सी पॉइंट पे लिखना है, एक तो इसके कारण आएगा, एक इसके कारण आएगा और एक इसके कारण आएगा, तो सी पॉइंट पे पोटेंशियल लिख सकते। तो ये कहानी हुई बच्चों कंडक्टर की। समझ में आई सबको? तो ये कंडक्टर की पूरी कहानी मैंने डिस्कस की है। ये कंडक्टर की सारी प्रॉपर्टीज़ होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, मेरे हिसाब से आपने सबने नोट किया होगा और नोट जरूर कर लेना है इसको, क्योंकि ये इतनी अच्छी प्रॉपर्टी है और इतनी इंपॉर्टेंट है कि बहुत काम आने वाली है आपको। 12th में सबसे ज़्यादा काम आने वाली है प्रॉपर्टीज। आज का लेक्चर पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये, ठीक है ना। और बाकी नोट्स खुद को बनाने ही है, मैं DPP अब सेंड कर दूंगा। और बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड। क्लियर? ये लास्ट लेक्चर था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। अब मैं प्रीवियस ईयर्स के एडवांस क्वेश्चन जितने भी अब तक आए हुए हैं लास्ट 20 ईयर्स में, उसके बाद मैं प्रीवियस ईयर्स के नीट के क्वेश्चन जो लास्ट 20 ईयर्स में आए हैं और एक प्रीवियस ईयर के AIEEE और मेंस के क्वेश्चन जो लास्ट 20 ईयर्स में आए, इनकी वीडियो बनाऊंगा साथ में, ठीक है। और SC वर्मा के सॉल्यूशंस चल ही रहे हैं, मेरे हिसाब से सफिशिएंट मैटर रहेगा, ठीक है। तो आप सब पूरी वीडियो देखें विदाउट स्किप किए हुए, अपने नोट्स खुद बनाएं, ठीक है बच्चों। तो पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।